आज हम 12वीं के केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का ये पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, इसको कवर करेंगे। इसमें आज हम ये टॉपिक पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस के गुण, ठोस के प्रकार, एकक, कोष्ठिका और जालक, आज हम केवल ये 5 टॉपिक ही कवर करेंगे। इसके बाद फिर हम अगली सीरीज जो कल या अगले दिन जब भी आएगी उसमें इसके आगे का कंटिन्यू किया जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं से। तो आप सब जानते हैं कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ आपके चारों तरफ जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो क्या है, एक पदार्थ है, मैटर, वो क्या है, पदार्थ है। ठीक है, तो अब पदार्थ हमें किन रूपों में मिलता है, पदार्थ किन किन अवस्थाओं में मिलता है, तो ये मुख्यतः 3 अवस्थाओं में मिलता है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। ठीक है, अब सॉलिड में अब हम एक प्रश्न ये उठता है कि आखिर वो क्या कारण है कि वो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जिनके आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, किसके बेसिस पर हम इसको इनमें क्लासिफाई करते हैं। तो वो क्या होता है कि पहला नंबर 1 चीज वो क्या होता है, आपके इनमें जो कण होते हैं, अणु होते हैं, उनके बीच का अंतर आणविक बल। नंबर 1 चीज क्या होती है कि इनके बीच में क्या है, अंतर आणविक बल कितना लग रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज क्या आती है कि 2 कणों के बीच की सापेक्षिक गति किस प्रकार की है। ठीक है, एक तो अंतराण्विक बल, हालांकि सापेक्षिक गति भी अंतराण्विक बल से ही डिसाइड होती है। ठीक है, कि सापेक्षिक गति कैसी है। तो इन दो ऐसे मतलब इनके आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। अब देखो ठोस में क्या होता है कि अंतराण्विक बल काफी अधिक होता है, काफी प्रबल होता है, प्रबल। ठीक है, या बोलते प्रबलतम, काफी अच्छा, काफी अधिक होता है। तो ये इसमें अणु एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से बंधे होते हैं। ठीक है, जिसके कारण इनका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, वो निश्चित होते हैं। आकार का मतलब आकार कैसे निश्चित होता है, अणु बना है, जो ठोस बना है वो अणुओं से बना है, कणों से बना है। अब कणों के बीच की जो स्थिति है, मतलब कणों के बीच की एक दूसरे के सापेक्ष जो स्थिति है वो क्या है, निश्चित है। इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, निश्चित है। ठीक है, अगर हम मान लो कि इसमें कण है 2, ठीक है, इसमें 2 कण, एक कण ये, एक कण ये। अब इन दोनों के बीच की स्थिति हमेशा निश्चित होगी। हम चाहे इसको यहाँ पे रखें, चाहे इसको जंगल में रख दें, चाहे इसको घर में रख दें, कहीं भी रख दें, इन दोनों की स्थिति जो इन दोनों के बीच की है वो क्या होगी, जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा मेंटेन ही होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इनके आकार हमेशा निश्चित होता है। अब आयतन भी निश्चित होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसमें क्या होता है कि आयतन तो निश्चित होता है, इसमें जो अंतराण्विक बल होता है वो इसकी अपेक्षा काफ़ी कमज़ोर होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है। तो इसमें क्या होता है कि आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार वो अनिश्चित है। आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है गैस में कि इनके बीच में कोई बल ही जैसे नहीं कार्य करता, बहुत ही नगण्य, बहुत ही नेग्लिजिबल फोर्स इसमें कार्य करता है। वो क्या होता है कि इसके कारण इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। अगर कोई गैस मान लो कि 5 मीटर क्यूब के सिलेंडर में भरी है और 50 मीटर क्यूब को अगर उसको हम खोल देते हैं तो वो पूरे 50 मीटर क्यूब के कमरे का भी आयतन घेर लेगी। इसलिए इसका ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही इसका आकार निश्चित होता है। और आकार का विषय में कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि गैस तो हमें दिखाई ही नहीं देती है। ठीक है, तो इसलिए ना तो इसका आयतन निश्चित होता है ना ही इसका आकार निश्चित होता है। अब हम आज चूंकि हमारा चैप्टर है ठोस अवस्था, इसलिए हम फोकस किस पे करेंगे, केवल ठोस पे। फोकस किस पे करेंगे, ठोस पे। अब ठोस के गुण, नंबर 1 चीज ठोस के गुण। 2 बातें आपने देख ली कि इसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं
अब इनके जो अंतराण्विक बल है वो क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है, प्रबलतम होता है, और इनके बीच की जो दूरी है, जो कणों के बीच की जो सापेक्षिक स्थिति है वो हमेशा निश्चित होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लो ये एक ठोस है, ठीक है, ये एक ठोस है, इसमें अंदर हमने दो कण रख दिए, इसमें अंदर हमने दो कण रख दिए। हाँ, अब इनका दो कणों के बीच की, चाहे हम इसको यहाँ पे रखें, उठा के हम चाहे इसको यहाँ पे रख दें, इन दोनों कणों के जो बीच की दूरी है वो हमेशा निश्चित होगी, वो हमेशा निश्चित होगी। ठीक है, अज्यूम कर रहे थे इसके अंदर दो कण, तो वो हमेशा निश्चित होगी। इसका मतलब इनके बीच में, जो कणों के बीच में जो सापेक्षिक गति होती है वो हमेशा जीरो होती है। मतलब ये कि दो कणों के बीच की सापेक्षिक गति हमेशा शून्य होती है। कैसे? अब हम बात करेंगे केवल ठोस की, तो ठोस ही लिखते हैं यहाँ पे। आयतन और आकार दोनों निश्चित। नंबर 1 गुण, आकार निश्चित। ठीक है, नंबर 2 कि अंतराण्विक बल प्रबलतम। 3 नंबर, इसकी तीसरी नंबर गुण क्या है कि इनके बीच की जो कणों के मध्य की सापेक्षिक गति शून्य। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? असंपेड्य। दाब लगाने पर इसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इनके बीच की जो अंतराण्विक कणों के मध्य की जो सापेक्षिक गति है वो हमेशा शून्य होती है। मतलब कि अगर हम इसको चाहे भले से ही जहाँ ले जाएं, इसको यहाँ से यहाँ कहीं भी ले जाएं, लेकिन इसके अंदर जो अगर तो ये जो कण हैं ये एक दूसरे के सापेक्ष कहीं नहीं गति करते। अभी भी जितनी दूरी पर है, हम इसको यहाँ पे रख दिया तब भी वो उतनी दूरी पर है। मतलब इनके बीच की दूरी हमेशा नियत है। इसका मतलब ये चल रहे हैं तो साथ चल रहे हैं, रुके हैं तो साथ रुके हैं। इसका मतलब ये कि इन दोनों के बीच में कोई भी सापेक्षिक गति नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम तो ठोस के गुण हो गए। एक बार और ओवरव्यू देख लेते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। जो भी चारों तरफ की चीज़ें हैं वो इन्हीं तीनों अवस्थाओं में ही मुख्यतः मिलती हैं। ठोस में अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा होता है, द्रव में कम होता है, काफ़ी कमज़ोर होते हैं, और गैस में लगभग नगण्य होते हैं। हालांकि हम आदर्श गैस का जब यहाँ पर हम आदर्श गैस की कहीं भी बात करते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि इनके दो कणों के बीच में तो अंतराण्विक बल लग ही नहीं रहा है। दो कणों के बीच में अंतराण्विक बल 0 है जब हम आदर्श गैस की बात करते हैं। लेकिन अब आगे आते हैं ठोस की अवस्थाएं। ठोस की अवस्थाओं में आयतन और आकार निश्चित, बार बार बोला जा रहा है। ठोस का आयतन और आकार निश्चित। आयतन क्यों निश्चित? क्योंकि इन दोनों कणों के बीच की सापेक्षिक दूरी हमेशा निश्चित होती है। अंतराण्विक बल बहुत ही ज्यादा प्रबलतम होता है, वो इतना बांधे रखता है कि कण एक दूसरे के बीच कहीं जा ही नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा प्रबलतम होता है। कणों के मध्य की सापेक्षिक गति शून्य होता है, इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। और ये असंपेड्य होता है, दाब लगाने पर ये कहीं भी नहीं जाता है, इसका कुछ नहीं होता है, इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या होता है? असंपेड्य होता है। ठोस के प्रकार पे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? पहले ठोस जो है 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को हम वास्तविक ठोस भी कहते हैं, वास्तविक ठोस भी इसका एक नाम है। और इसको हम आभासी ठोस या अतिशीतित ठोस, अतिशीतित द्रव, इसको हम अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस भी बोलते हैं। अतिशीतित द्रव क्यों बोलते हैं, इसका भी एक कारण है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, आता है क्रिस्टलीय ठोस, तो इसके गुण क्या है कि इसमें जो हमारे ठोस के जो अणु हैं या जो कण हैं वो क्या होते हैं कि एक रेगुलर पैटर्न में मिलते हैं, एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं।
इसका मतलब है कि अगर हम एक कण से दूसरे कण के एक लाइन खींचें तो एक हमें स्ट्रेट वेक्टर मिलेगा, ठीक है, हमें एक क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। अब इसमें क्या है कि अगर हम एक कण से दूसरे कण ऐसे, उसके बाद फिर तीसरे कण पे जाने के लिए हमें वेक्टर चेंज करना पड़ेगा, या फिर अगर हम ऐसे जाते हैं तो वेक्टर चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है कि इसमें एक रेगुलर पैटर्न हमें नहीं मिल पाता है। तो ये क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। इसमें हमें एक रेगुलर पैटर्न मिलता है, तो ये क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस। इसलिए इसको समदैशिक बोलते हैं, और इसको ये क्या होता है कि समदैशिक होते हैं, और ये क्या होता है, समदैशिक नहीं होते हैं, या तो विषमदैशिक भी बोल सकते हो। समदैशिक नहीं। अब एक क्या हो गया कि ये एक वास्तविक ठोस है, ये आभासी अतिशीतित द्रव है। ये क्या है, एक रेगुलर पैटर्न में है, इसमें एक रेगुलर पैटर्न में नहीं मिलते हैं। अब होता क्या है कि हम मान लो जब ठोसों का धातु कर्म होता है तो उसमें होता है कि पहले हम प्रगलन के द्वारा उसको गलित करते हैं, उसके बाद फिर उसको ठोस में रूपांतरण होता है। तो जब ठोस में रूपांतरण होता है तो उसको ठंडा किया जाता है। अब इस वाले में क्रिस्टलीय में क्या होता है कि अगर उसको जिस परिस्थितियों में चाहिए होगा ठंडा करने के लिए, जो जो परिस्थितियां चाहिए होगी, जितना समय चाहिए होगा उतना हम देंगे और उसे उस टेम्परेचर या उस दाब के परास में ही हम रखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम उसको तुरंत ठंडा करने का कोशिश करते हैं, तुरंत या ठंडा कर दिया तो जो कण जहाँ पे है वो एक निश्चित पैटर्न में नहीं आ पाता है, ठीक है। जो कण जहाँ वहाँ पे वो ठंडा हो गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अतिशीतित द्रव। अतिशीतित मतलब काफ़ी जल्दी ठंडा करने पर जो द्रव होता है वो क्या होता है, ये अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। अब इसका और क्या है कि इसमें जो हमें गलनांक होगा या क्वथनांक होगा वो एक निश्चित तापमान ही मिलेगा। इसका जो गलनांक होगा वो एक निश्चित तापमान ही मिलेगा। इसमें जो गलनांक होगा वो हम एक ये श्योर नहीं हो सकते कि हम एक निश्चित तापमान बोल दें कि इतने तापमान में ही ये गलन हो जाएगा, इसका गलन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा कि एक परास में इतने तापमान से इतने तापमान के बीच में ये गलेगा, ठीक है। तो अगर मान लो हम उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम का उदाहरण लें, एल्यूमिनियम मान लो 660 डिग्री सेल्सियस पे गलित होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम अगर एल्यूमिनियम का क्रिस्टलीय ठोस है तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये 660 डिग्री सेल्सियस पे गल जाएगा। लेकिन अगर एल्यूमिनियम का अक्रिस्टलीय ठोस है या तो इसके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये 660 डिग्री सेल्सियस पे गलेगा या किसी और तापमान पे। इसके लिए हमें ये देना पड़ेगा कि ये 650 डिग्री सेल्सियस से 680 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका गलन होगा, ठीक है। इसके लिए हम एग्जैक्ट गलनांक नहीं बता सकते। यहाँ पे हम एग्जैक्ट गलनांक बता सकते हैं, यहाँ पर हम एग्जैक्ट गलनांक नहीं बता सकते। तो एक बार और इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि होता क्या है। ये क्रिस्टलीय ठोस, ये अक्रिस्टलीय ठोस, ये वास्तविक, आभासी या अतिशीतित द्रव, ठीक है। इसमें हमें एक रेगुलर पैटर्न, कणों का एक रेगुलर पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। इसमें जो कण होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में व्यवस्थित नहीं होते हैं। ये समदैशिक होता है, ये समदैशिक नहीं होता है, ठीक है। इसमें हमें एक निश्चित गलनांक प्राप्त होगा, इसमें हमें एक निश्चित गलनांक नहीं प्राप्त होगा। उसकी जगह हमें एक परास प्राप्त होगी, एक उसका रेंज प्राप्त होगा कि इस तापमान से इस तापमान के बीच में ये गलित होगा। और इसमें हम जो है जब इसका हम गलनांक करते हैं, गलन करते हैं, तो वो जब इसको हम ठोस में रूपांतरित करते हैं प्रगलन से, उसके बाद इसका जब ठोसीकरण करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम एक सारी बातों का ध्यान रखते हैं और एक इसको निश्चित परिस्थितियों में ही इसको हम ठोस में सॉलिडिफिकेशन इसका होता है। इसको सॉलिडिफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं ठोसीकरण को। तो इसका एक सॉलिडिफिकेशन करते समय हम इसको ये सारी परिस्थितियों को का ध्यान रखते हैं, धीरे धीरे ठंडा करते हैं। इसको हम बहुत जल्दी ठंडा करते हैं, इसलिए इसको अतिशीतित द्रव भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने अगर ठोस को रख दिया तो ठोस वैसे का वैसा रखा रहेगा, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि वो धीरे धीरे नीचे उसका चौड़ा हो जाता है। जैसे आप कांच को देखते होंगे, कांच में क्या होता है कि अगर आपके खिड़कियों में लगा दिया तो 10 साल बाद लगातार टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वो उसके नीचे उसमें मोटाई बढ़ जाती है, जो उसका अणु होते हैं वो नीचे की तरफ वो हो जाते हैं, आ जाते हैं ज़्यादा।
अब हम आते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस की आंतरिक संरचना। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस के विषय में ही हम बात करेंगे, अक्रिस्टलीय की बात हम नहीं करेंगे। अक्रिस्टलीय के विषय में बता चुके हैं, ठीक है, दोनों का। अब इसके बाद आता है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस बता दिया गया है कि एक रेगुलर पैटर्न में इनमें अणु व्यवस्थित होते हैं। ठीक है गाइज, ये जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके 12th के लिए, कंपटीशन के लिए। बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर भी है और आप आगे इंजीनियरिंग वगैरह में इसका बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको ध्यान रखते हुए पढ़ाई करें। आते हैं हम अपने टॉपिक में, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि इनमें जो अणु होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इसमें जो कण होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अब क्रिस्टलीय ठोस में एक होता है जालक। टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम एक ही, अब इसमें कण एक निश्चित में व्यवस्थित होते हैं। इसमें क्या है कि एक टाइप के कणों का यही एक रेगुलर पैटर्न होता है। एक टाइप के कणों का ही एक 3D रेगुलर, ये 2D बना रहा हूँ मैं, 3D एक रेगुलर पैटर्न होता है। देख सकते हैं आप लोग, एक टाइप के कणों का ही एक रेगुलर पैटर्न होता है 3D। ठीक है, तो एक टाइप के कणों का एक ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो इसका एक रेगुलर पैटर्न ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे एक रेगुलर पैटर्न चलता रहेगा इनका आगे भी। आगे ऐसे एक रेगुलर पैटर्न इनका चलता रहेगा। तो ये जो 3D जो एक पूरा निर्माण होता है ना क्रिस्टलीय ठोस का, वो क्या होता है, जालक होता है। जब हम एक अणुओं का एक रेगुलर पैटर्न, अणुओं का एक रेगुलर पैटर्न जिसको हम बार बार जिसकी पुनरावृत्ति करने पर एक 3D जालक का निर्माण हो, 3D क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण होता है, वो क्या होता है, जालक। ठीक है, अणुओं के मान लो ये एक पैटर्न है। अब इसी पैटर्न को ये आगे भी ऐसे ही मोर सोन बहुत सारे, इनका जब बार बार पुनरावृत्ति पर, एक अणुओं के एक पैटर्न की बार बार पुनरावृत्ति पर, अणुओं के एक पैटर्न की बार बार पुनरावृत्ति पर जो क्रिस्टलीय ठोस हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, जालक। अणुओं के पुनरावयवीकरणों के बार बार पुनरावृत्ति करने पर जो क्रिस्टलीय ठोस या ऐसी जो व्यवस्था होती है, ऐसा जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, जालक होता है। अणुओं की एक ही व्यवस्था के बार बार पुनरावृत्ति करने पर जो व्यवस्था प्राप्त होती है वो क्या होता है, जालक होता है। अब ये सबसे छोटी चीज़ जो है, जो अणुओं का एक सबसे छोटा से वो है व्यवस्था है जिसका हम बार बार पुनरावृत्ति करते हैं। ये अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसकी ये तो एक जो सबसे छोटी इकाई है इसको बोलते हैं हम यूनिट सेल। एकक कोशिका। कोशिका शब्द क्यों लिया गया यहाँ पे, क्योंकि जिस प्रकार आपके शरीर की जब भी स्टडी होती है तो शरीर के जो सबसे छोटे पार्ट है, सबसे छोटा जो है जिसके बार बार पुनरावृत्ति से आपका शरीर बना है वो क्या होती है, कोशिका, बायो में। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हम क्रिस्टल जालक लेते हैं उसका जो एक जो पैटर्न अणुओं का जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर हमें 3D जालक प्राप्त हुआ है, ये व्यवस्था प्राप्त हुई है, ये क्या होता है, यूनिट सेल। एक बार फिर से ध्यान देंगे, अणुओं की एक व्यवस्था जिसका बार बार पुनरावृत्ति करने पर
हमें या अणुओं की एक 3D व्यवस्था जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर हमें ये जो सिस्टम प्राप्त होता है वो क्या होता है, जालक। ये जो व्यवस्था प्राप्त होती है वो क्या होती है, जालक। और वो सबसे छोटी इकाई जिसकी हम बार बार पुनरावृत्ति करते हैं वो क्या होता है, कोशिका। तो एक क्रिस्टल ये यूनिट सेल की हम डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि एक क्रिस्टल जालक में जो सबसे छोटी अणुओं की व्यवस्था जिसके हम बार बार पुनरावृत्ति करके एक क्रिस्टल जालक प्राप्त करते हैं वो क्या होती है, एकक कोशिका या यूनिट सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अणुओं की वो सबसे छोटे पैटर्न या अणुओं की वो सबसे छोटी व्यवस्था जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने पर हमें जो ये व्यवस्था प्राप्त हुई है वो क्या होती है, यूनिट सेल। और ये जो पूरी व्यवस्था है, जो पूरा सिस्टम, ये क्या होता है, एक जालक होता है, क्रिस्टल जालक। ठीक है, बार बार हम इस डिफिनेशन को बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही एक जो स्टार्टिंग से जो एक न्यू जो होती है ना वो यहाँ से होती है कि अगर आपकी ये सही है तो आपकी आगे सॉलिड स्टेट काफ़ी सही हो जाएगा। इसलिए आप इसका डेफिनेशन देखिए, ठीक से समझिए कि अणुओं की वो 3D व्यवस्था जिसकी बार बार वो सबसे छोटी 3D व्यवस्था जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर हमें क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है वो क्या होती है, एकक कोशिका। ठीक है, अब हम एकक कोशिका के पार्ट्स देखते हैं, मतलब एकक कोशिका डिफाइन कैसे होती है, इसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं ये देखते हैं हम। तो एकक कोशिका के पैरामीटर्स देखते हैं। अब हम ये सबसे छोटी पैटर्न है, इसको हम जूम करते हैं इधर, इसको हम इधर जूम करते हैं। अब जब हम बात करेंगे एकक कोशिका के तो हम इधर इसके इस जूम व्यू में ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एकक कोशिका। हम इसमें एक्सिस भी डिफाइन कर देते हैं। मान लो ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स अक्ष, जेड अक्ष, वाई अक्ष। ओके, अब हम मान लेते हैं कि एक्स अक्ष की जो वो है क्या है, ये ए है, जो एक्स अक्ष में जितनी लंबाई है, वाई अक्ष में जितनी लंबाई है वो क्या है, बी है, और जेड अक्ष में जितनी लंबाई है ये वो क्या है, सी। ठीक है, तो ये क्या है, सी। अब देखो एक्स अक्ष और इसके बीच में कोण है जो बी और सी के बीच में, इसको हम बोल दे रहे हैं गामा। इसको हम बोल दे रहे हैं ए और बी के बीच में जो कोण है इसको हम बोल दे रहे हैं अल्फा। वो बी और सी के बीच में जो है वो है अल्फा। ए और बी के बीच में जो है वो क्या है, गामा। और ये ए और सी के बीच में जो है वो क्या है, बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर दो कोण डिसाइड हो गए, अल्फा बीटा गामा। और ये हो गई एकक कोशिका। इसका एकक कोशिका का जूम व्यू और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि एकक कोशिका किस टाइप की है या क्या है। तो इसमें एक्स अक्ष के जो की तरफ लंबाई ए, बी, सी और ये तीन कोण अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एकक कोशिका के कितने टाइप के होते हैं। तो एकक कोशिका को अरेंज करने पर एक वो निकल के आता है कि एकक कोशिका किस टाइप में अरेंज। अगर एक ही दिशा में अरेंज है तो 1D एकक कोशिका, 1 डायमेंशनल एकक कोशिका। अगर 2 डायमेंशनल है, अगर किसी लीनियर है पैटर्न है उसका तो 1D। अगर पूरा एक सरफेस का टाइप में पैटर्न है तो वो 2D। और वॉल्यूमेट्रिक पैटर्न है, आयतन को घेर रखा है तो वो क्या होता है, 3D।